अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में जिस विटामिन को हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ विटामिन B3। इसको कॉमनली B3 भी लिखा जाता है। अब विटामिन B3 का ज़्यादा अंदाज़ा उन लोगों को होगा जो ज़्यादा स्किन केयर का शौक़ रखते हैं, क्योंकि इसकी जो एक फॉर्म है नाइसिनामाइड, जो कि ऑलमोस्ट न्यूट्रिशनली इक्विवेलेंट ही होती है इसकी एक्टिव फॉर्म से, जिसे हम नाइसिन या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं नाइसिन है और ये नाइसिनामाइड है, मतलब इसकी एमाइड डेरिवेटिव है। तो ये जो नाइसिनामाइड है इसे बहुत रेडली यूज़ किया जाता है स्किन केयर में। जैसे मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे देखें B3, विटामिन B3 को यहाँ पे, इसके अलावा विटामिन B5 का भी यूज़ हुआ है। इसके अलावा एक दूसरा प्रोडक्ट है, ये देखें, इसके अंदर भी ये सेकंड नंबर पे नाइसिनामाइड एक की इंग्रेडिएंट है। तो नाइसिनामाइड का बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स में। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी जो कॉमन फॉर्म यूज़ होती है दैट इज़ नाइसिन, और इसको निकोटिनिक एसिड भी बोला जाता है। आपने अपनी बॉडी में से कहाँ पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा एक कोएंजाइम जिसे हम बोलते हैं NAD। अब वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में भी हो सकता है NADP, जिसकी आगे हाइड्रोक्सिलेशन होती है, हाइड्रोजनेशन होती है। तो ये NADH और NADPH बनता है। तो NAD जो है ये है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके साथ साथ जो NADPH है वो उसकी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है। अब आप देख सकते हैं कि जो NADPH है इसका इस्तेमाल हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस में, और NAD का डायरेक्ट यूज सेलुलर रेस्पिरेशन में भी है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है जो आपके हर सेल में होता है, जिसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसके वजह से आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो और ATP बने, उस प्रोसेस में NADH का यूजेज होता है, जिससे आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ करके ATP बनाई जाती है। इसके अलावा ये जो विटामिन B3 है, ये आपके जो कॉर्न डाइट्स होती हैं जिनके अंदर कॉर्न का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनमें इसकी बहुत कमी होती है। तो जिन लोगों की या जिन इलाकों में कॉर्न बेस्ड डाइट इस्तेमाल की जाती है, उन लोगों को विटामिन B3 की कमी बहुत आसानी से होती है। निकोटीन अमाइड जो है ना, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ऑलमोस्ट इक्वली है नाइसिन के, बिकॉज जो आपकी बॉडी में ये जाता है तो फिर इसका जो अमाइड ग्रुप है वो निकल जाता है, जिस प्रोसेस को हम डीएमिनेशन बोलते हैं, यानी अमाइड ग्रुप का निकल जाना, और ये नाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपकी डाइट में नाइसिनामाइड भी है ना, तो इवेंचुअली जाके नाइसिन यानी विटामिन B3 की एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होता कुछ ये है कि स्किन केयर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आपके जो स्किन सेल्स होते हैं, जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, उनके होते हैं डेंड्राइट्स। अब आपके स्किन सेल्स जो हैं वो एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम बोलते हैं मेलानिन। इसकी प्रोडक्शन के बाद इसको ये सेक्स के अंदर पैक कर देते हैं इस तरीके से। वो जो पैक बनता है इसे हम बोलते हैं मेलानोसोम, और इसके अंदर मौजूद होता है मेलानिन, यानी आपका कलर, जिसकी करेक्ट प्रोपोर्शन आपको स्किन को एक पर्टिकुलर कलर देती है। अगर आपकी डार्क स्किन है तो आपके अंदर जो मेलानिन ज़्यादा होगा, और अगर आपकी वाइट स्किन है जैसे वाइट पीपल के अंदर, तो उनके अंदर फ्यू मेलानिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यू मेलानिन। इसके साथ ये जो डेंड्राइट्स हैं ये इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और इवेंचुअली आपके जो मेलानोसोम्स हैं वो मेलानोसाइट से रिलीज हो जाते हैं। अब ये तो होता है काम स्किन की डीपर लेयर्स के अंदर, और उसे ट्रिगर भी कुछ रेस करती हैं, जैसे सन में UV रेस इसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। तो जो नाइसिनामाइड है इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि इन मेलानोसोम्स को स्किन के ऊपर वाले सेल्स पे, यानी एपिडर्मिस स्ट्रोक लेयर पे आने से रोकना, जिससे आपकी जो स्किन में ट्रांसफ़र है कलर का फ्रॉम डीपर लेयर्स टू अपर लेयर्स वो रुक जाता है। इस वजह से ओवरऑल स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। इसके अलावा इसकी कुछ और यूजेज की बात कर लें तो जो ट्रिप्टोफान होता है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये जो इसका जो एक मेटाबोलाइट होता है, जो इनका इंटरमीडिएट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्विनोलिनेट। उसमें कैपेसिटी होती है कि वो विटामिन B3 में कन्वर्ट हो जाए या नाइसिनामाइड में कन्वर्ट हो जाए। सो ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी है कि वो 60 ग्राम्स ऑफ ट्रिप्टोफान को कन्वर्ट कर सकता है इनटू
1 मिलीग्राम ऑफ नायासिनामाइड। इसकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ना, वो कॉज करती है जो डिजीज़, उसे हम बोलते हैं पेलाग्रा। पेलाग्रा को अगर सिंपलेस्ट अल्फाज में आपको बताऊँ, सो पेलाग्रा को याद रखने का सबसे आसान तरीका है ना, दैट इज़ टू रिमेंबर इट हैज़ 4 Ds। 4 Ds। अब होता क्या है कि पेलाग्रा एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें सबसे पहले आपकी स्किन, सेकेंड नंबर पे आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट यानी कि आपकी गट, और थर्ड नंबर पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। और अगर ये बहुत सीवियर हो तो 4th D, जिसे हम डेथ बोलते हैं, वो होती है। अब वो 4 Ds कौन सी हैं? नंबर 1 स्किन से रिलेटेड, जिसे हम बोलते हैं डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, डर्माटाइटिस, जिसमें प्राइमरीली फोटोसेंसिटिविटी डेवलप होती है। फोटोसेंसिटिविटी ये होती है कि जैसे ही आप सनलाइट में निकलते हैं तो आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होने लग जाती है, उस पर रेडनेस होने लग जाती है, आपकी स्किन जो है वो सनलाइट के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब ये कितनी कॉमन चीज़ है। इवन सनलाइट की कुछ ऐसी रेज भी हैं जो पेनिट्रेट कर सकती हैं आपके घर के अंदर। जैसे अगर हम UVB रेज की बात करें तो ये घर के बाहर ही होती हैं, लेकिन UVA रेज जो है उनके अंदर कैपेसिटी है कि आपके अगर कमरों के अंदर ग्लास विंडो है तो उसे पेनिट्रेट करके आपके रूम के अंदर एंटर हो जाए। इसके साथ जो जीआई ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड ये होता है कि सीवियर विटामिन B3 डेफिशिएंसी के अंदर आपको डायरिया हो जाता है। डायरिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये है कि अगर आपको सीवियर विटामिन B3 डेफिशिएंसी है तो आपको 3rd D होगी, जो कि इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायमेंशिया को कंसीडर किया जाता है। डायमेंशिया का जो लिटरल मीनिंग या इसका जो मतलब है वो ये है कि आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, आपको चीज़ें सही से याद नहीं रहती, आपकी मेमोरी इफ़ेक्ट हो रही होती है। और अगर ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाए, इन चीज़ों पे काम ना किया जाए, यानी ट्रीट ना किया जाए, तो इवेंचुअली डेथ हो सकती है। तो पेलाग्रा रिलेटेड है 4 Ds से। इसके अलावा ये है कि जो कॉर्न बेस्ड डाइट होती है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो लो होते हैं इन विटामिन B3, इसके साथ साथ उसमें ट्रिप्टोफान की भी कमी होती है। तो जो लोग कॉर्न बेस्ड डाइट ले रहे होते हैं उनके अंदर विटामिन B3 और ट्रिप्टोफान दोनों की ही डेफिशिएंसी हो रही होती है। अब क्योंकि ट्रिप्टोफान भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B3 का एक सोर्स है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान लेते हैं तो उसमें कैपेसिटी है कि वो 1 मिलीग्राम नायासिनामाइड में कन्वर्ट हो सके। तो इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी के अंदर कॉर्न बेस्ड डाइट्स की वजह से ट्रिप्टोफान की भी कमी हो रही है तो उससे एक माल न्यूट्रिटिव डिसऑर्डर होता है, जिसे हम बोलते हैं हार्ट नर्व डिसऑर्डर। इसके भी जो सिम्टम्स हैं ना वो काफ़ी हद तक पेलाग्रा जैसे ही हैं, कि आपकी स्किन में डर्माटाइटिस होगा, आपको जीआई ट्रैक्ट में डायरिया हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपको मेमोरी लॉस एंड डेमेंशिया हो सकता है, और इवेंचुअली आपकी डेथ हो सकती है। तो ओवरऑल एक ऐसा विटामिन है जिसका आपके जो न्यूट्रिटिव सोर्सेज है उनके अंदर होना, आपकी डाइट के अंदर होना ज़रूरी है। इसके अलावा नायासिनामाइड की जो सप्लीमेंटेशन है वो कुछ लोगों के अंदर जब उनके अंदर लिपिड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट के तौर पे इसके सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उन लोगों के अंदर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो लिपिड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हो, जिसे हम हाइपर लिपिडीमिया बोलते हैं। तो हाइपर लिपिडीमिया की ट्रीटमेंट के लिए लिपिडीमिया की ट्रीटमेंट के लिए नाइसिनामाइड या विटामिन B3 का इस्तेमाल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। तो RDA यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस या वो अमाउंट नाइसिनामाइड की आपको एक दिन में लेनी चाहिए, दैट इज़ अबाउट 14 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम। लेकिन अगर आप इसकी यानी अमाउंट बढ़ा दें, ऑलमोस्ट इसे 100 टाइम्स बढ़ा दें यानी मल्टीप्लाई कर दें, तो इट इज़ 1.5 या 1.4 ग्राम्स। तो इतनी हाई इसकी जो सप्लीमेंट्स में अमाउंट है वो यूज़ की जाती है टू ट्रीट हाइपरलिपिडीमिया। तो होता ही है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू सेल्स होते हैं ना वो रिलीज़ करते होते हैं फ्री फैटी एसिड, आपके ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं। तो जो सर्कुलेटिंग फ्री फैटी एसिड होते हैं ना वो एक ऐसा कह सकते हैं कि सिग्नल का काम करते हैं। जब ये आपके ब्लड से आपके लीवर के पास पहुँचते हैं ना तो लीवर कैपेसिटी रखता है उस सिग्नल को रिसीव करके आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की प्रोडक्शन कराए। ट्राइग्लिसराइड्स आपको पता है कि वो ऑयल्स भी होते हैं और वो
जो क्या कहते हैं फैट्स होते हैं वो भी होते हैं, ऑन द डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। ऑयल जो है वो ज़्यादा लिक्विड पोर्शन पे कंसिस्टेड होता है क्योंकि उसके अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से जो फैट्स होते हैं उनके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो एट रूम टेम्परेचर ज़्यादातर सॉलिड होते हैं। तो आपका जो लिवर है ना, इन फ्री फैटी एसिड को डिटर्मिन करके आपका लिवर जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस स्टार्ट करता है, यानी लिपिड्स की सिंथेसिस स्टार्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स आर टाइप ऑफ लिपिड विच इज़ वेरी कॉमन। अब आपकी बॉडी के अंदर ये जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल बन चुके हैं, ये आगे जाके कन्वर्ट होते हैं VLDL में या LDL में, जिसे हम बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स। अब ये वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स जो है आगे जाके LDL मिलाते हैं, यानी कि लो डेंसिटी लिपिड्स। तो प्राइमरीली काम ये होता है नाइसिन का कि अगर आप इसे हायर अमाउंट्स में लें, यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस से ज़्यादा लें, तो वो कैपेसिटी रखता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो LDL यानी लो डेंसिटी लिपिड्स, जो कि कोलेस्ट्रॉल रिच लिपिड्स होते हैं, और वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स जो कि आपके प्लाज्मा के अंदर होते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन कम करें। तो ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर हाइपर लिपिडीमिया की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हाइपर लिपिडीमिया के अंदर भी स्पेसिफिकली टाइप 2 हाइपर लिपिडीमिया होता है, उसको ट्रीट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स इस ट्रीटमेंट के दौरान ये आते हैं कि लोगों को प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड फ्लशिंग होती है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अगर हम बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो नेचर में इकोसिनॉइड्स हैं, और ये इन प्राइमरी इनके अंदर 20 कार्बन कंटेनिंग और 4 डबल बॉन्ड कंटेनिंग एक फैटी एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं रैकिडोनिक एसिड। तो ये वाला एसिड मौजूद होता है, डोनिक एसिड, 20 कार्बन एंड 4 डबल बॉन्ड कंटेनिंग एराकिडोनिक एसिड। लेकिन ये जो इसकी जो प्रोडक्शन हो रही होती है जिस एंजाइम से होती है उसे बोलते हैं COX-2। तो एस्पिरिन नाम की एक दवाई यूज़ की जाती है, इसमें कैपेसिटी है कि वो जितने भी इकोसिनॉइड्स हैं उनकी प्रोडक्शन को रोक सके, बिकॉज वो COX-2 को इनहिबिट करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की भी जो सिंथेसिस है वो रुक जाती है। जो थ्रोम्बोक्सेन्स होते हैं जो कि हम ब्लड क्लोटिंग में पढ़ चुके हैं, उनकी भी तो जिन लोगों में यानी ब्लड क्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, उनके अंदर थ्रोम्बोक्सेन 2 को जो है वो इनहिबिट करना ज़रूरी होता है। तो एस्पिरिन की गोलियां उसके लिए भी इस्तेमाल होती हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड फ्लशिंग होती है इस ट्रीटमेंट की वजह से, उसको हम कंट्रोल करते हैं एस्पिरिन की दवाई देके, क्योंकि वो COX-2 को इनहिबिट करती है और COX-2 इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये है ऑल अबाउट विटामिन B3 दैट वी कॉल एज नाइसिनमाइड, नायासिन और निकोटिनिक एसिड, और उसकी बॉडी में इंपॉर्टेंट फॉर्म जैसे कि NADH, NADPH। इसके अलावा कि इसकी जो अमाउंट है कम होती है इन कॉर्न बेस्ड डाइट्स। विटामिन B3 की भी और ट्रिप्टोफान जो है वो कन्वर्ट हो सकता है नाइसिनमाइड के अंदर बॉडी के अंदर। तो 1 मिलीग्राम नाइसिनमाइड बनता है फ्रॉम 60 मिलीग्राम्स ऑफ ट्रिप्टोफान। इसके अलावा इससे प्लेग्रा होता है कमी की वजह से विटामिन B3 की, इसमें 4 Ds होती हैं। स्किन में डर्माटाइटिस, GI ट्रैक में डायरिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डायमेंशिया यानी कि मेमोरी का लॉस, और अगर बहुत सवेर हो चुके हैं तो इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। और कैसे 100 टाइम्स मोर अमाउंट देन डेली अलाउंसेस जो है वो यानी कि 1.5 ग्राम्स वो यूज़ करती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर लिपिडेमिया टाइप 2। और किस तरीके से ये जो है सबसे पहले एडिपोज टिश्यूज़ को इनहिबिट करता है कि वो फ्री या सर्कुलेटिंग फ्री फैटी एसिड्स को ना बनाए, जो कि सिग्नल करते हैं आपके लिवर को कि वो प्रोड्यूस करे ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, और ये ट्राइएसाइलग्लिसरॉल जो है वो आगे सिंथेसिस कराते हैं LDLs की और VLDLs की, तो इवेंचुअली से कम कर जाता है। साइड इफ़ेक्ट सिर्फ ये होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा बनते हैं, मीडिएटेड फ्लशिंग होती है, तो उसके साथ साथ दवाई दी जाती है एस्पिरिन की, जो कि COX-2 को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन कम कराती है। तो ये थी आज की वीडियो, और इसमें अगर आपका विटामिन B3 से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक करें, कमेंट में सवाल करें जो भी है आपके, या आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं इस तरीके से वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।